नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे यहाँ एक कहावत हजारों सालों से प्रचलित रही है, शायद आपने भी सुनी होगी। क्योंकि हमारे यहाँ जीवन साथी के रूप में पति पत्नी की जोड़ी स्वर्ग से उतर के आती है, स्वर्ग से बन के आती है। और ये बात सही भी थी, क्योंकि कुछ दशक पहले तक हमारे यहाँ संबंध, पारिवारिक संबंध विच्छेद के, पति पत्नी के अलग होने के, तलाक के, डाइवोर्स के मामले सुनने में नहीं आते थे। लेकिन अब तो ये बहुतायत में देखने में आ रहे हैं। लोग अपने जीवन साथी को ऐसे बदल रहे हैं जैसे कि वो हर महीने जूतों को बदल देते हैं, हर हफ्ते अपनी पैंट शर्ट को बदल देते हैं, या हर दिन की अन्य चीज़ों को बदल देते हैं। इसी तरह जीवन साथी के साथ भी ये शुरुआत हो गई है। लेकिन हमारी वैदिक पद्धति में विवाह को संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए विवाह से पूर्व हम कुछ नियम अपनाते थे, जिससे कि हमारा जो गृहस्थ जीवन है स्थिर, संतुष्टिपूर्वक और आनंद से भरा रहता था। विवाह की पद्धति केवल वैदिक पद्धति में भारतीय उपमहाद्वीप में ही देखी जाती है। अन्य जो संप्रदाय हैं, अन्य जो जनसंख्या के जो क्षेत्र है, वहाँ विवाह का कोई प्राविधान नहीं है। वहाँ लिव इन रिलेशन का प्रावधान है। जीवन साथी को साथ रखने का, सुख भोगने का, संतान को जन्म देने का, उसके बाद त्याग देने का, यही प्रचलन रहा है। पश्चिमी सभ्यता में आज सभ्यता हमको काफ़ी संस्कारित, बहुत उच्च नज़र दिखाई देती है। लेकिन 200-250 साल पहले पूरे पश्चिमी जगत में, जो आज सबसे अग्रिम देश कहे जाते हैं, उनमें विवाह का कोई प्राविधान नहीं था। स्त्री और पुरुष एक साथ रहते थे, यौन सुख भोगते थे, संतान को जन्म देते थे। लेकिन उस संतान का उत्तरदायित्व, उसकी देखभाल करने का भी उनको कोई सुध नहीं होती थी। तो संतान जन्म लेती थी, वो उसको लावारिस रख दिया जाता था, और उसको जिसने पालना है, जैसे पालना है, वो उसका कर्म। इसीलिए पूरे पश्चिमी जगत में विवाह का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरे संप्रदाय में भी तो है कि एक साथ कई कई जीवन साथी, कई कई स्त्रियां रख सकते हैं। स्त्रियों को अधिकार नहीं, पुरुषों को बहुत सारे अधिकार हैं। खैर ये बात तो अलग चीज़ रही, इस पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वैवाहिक कार्य को, दाम्पत्य जीवन को हमारी वैदिक पद्धति में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। क्योंकि जब दो परिवार एक दूसरे के साथ नज़दीक आते हैं और उनके पुत्र और पुत्री जीवन साथी के रूप में अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, तो उसी से जो हमारी जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, एक कदम आगे बढ़ती है। क्योंकि वर पक्ष में एक दूसरे कुल, दूसरे परिवार में जन्मे बच्चे का स्वागत नारायण स्वरूप से, एक भगवान स्वरूप से, देवता के स्वरूप में किया जाता है। इसलिए उसका बहुत आदर मान सम्मान होता था। और दूसरे परिवार में जन्म ली एक लड़की को कुल वधू के रूप में, देवी के स्वरूप में अंगीकार करके उसे कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता था। ये मान्यता बहुत समय रही। लेकिन जब से हमने पुरानी मान्यताओं को छोड़ दिया, क्योंकि पुराने समय में तो वैवाहिक कार्य बिना देखे होते थे। घर के बड़े बुजुर्ग, माँ बाप हमारे लिए जीवन साथी चुनते थे, और जीवन साथी के बाद विवाह कार्य हो जाता था। कभी कभी कई परिवारों में तो जो गांव के नाई होते थे, वो जीवन साथी का चुनाव करते थे, और उसी नाई पर या माँ बाप या बुजुर्गों के द्वारा चुने गए जीवन साथी के साथ हम जीवन भर आनंदपूर्वक निर्वाह करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी है, पहले तो बहुत आयत में होता था कि पति पत्नी को पहली बार एक दूसरे को देखने का अवसर विवाह मंडप पर मिलता था। उससे पहले वो बिल्कुल अपरिचित होते थे, विवाह मंडप पर मिलते थे, और उसके बाद जीवन की शुरुआत वो एक सूत्र के रूप में करते थे। लेकिन जब से कुछ मान्यताएं बदली, मान्यताएं कई कारणों से बदल जाती हैं। कि हमारे इतिहास में, हमारे देश में तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर हजारों साल तक चलता रहा। उसमें कई मान्यताएं, कई जो प्रचलित मान्यताएं हैं वो लुप्त हो गई, कई उन्होंने जन्म ले लिया। क्योंकि हम वैवाहिक कार्य के लिए जीवन साथी चुनते थे, उसमें मुख्यतः हम अपना गोत्र देखते थे कि हमारे गोत्र एक ना हो, संस्कारवान परिवार हो, जिम्मेदार परिवार हो। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमें जीवन साथी के रूप में एक विपरीत लिंग का चुनाव करना होता था।
तो हम ये देखते थे और उसी के आधार पर हमारे जीवन की लंबी डोर खिंच जाती थी। लेकिन जब से हमने, क्योंकि कई राज्यों में, खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या साउथ के कई राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में एक प्रचलन है कि विवाह से पूर्व हम गुड़ मिलान करते हैं, हम कुंडली का निरीक्षण कराते हैं। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरे अपने परिवार में हम करीब 9 भाई हैं, जिसमें हमारे कुछ चाचा ताए के बच्चे हैं, 5 से ज़्यादा बहनें हुई, वो भी हमारे चाचा ताओं के हैं। और किसी भी इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं जिसकी विवाह से पहले हमने कुंडली मिलान किया हो। हमने सिर्फ गोत्र देखा, संस्कार देखे और आज तक सबकी ज़िंदगियों में आनंद रहा है। जीवन में उथल पुथल मची, बहुत बार हमारे परिवार के सदस्यों ने गांव छोड़ के शहर में पलायन किया, कठिन जिंदगी का भी सामना किया, लेकिन सब खुशहाल हैं, सब संतुष्ट हैं, सब संपन्न भी हैं। खुद मेरे साथ में मैंने अपनी पत्नी के साथ कभी ये कुंडली मिलान जैसे कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हम सुखद समृद्धि से हैं, सब परिवार भरे पूरे हैं। लेकिन एक मेरे भाई ने अपने बेटे की शादी कुछ वर्ष पहले की, पहली बार हमारे परिवार में किसी ने कुंडली मिलान किया। और ऐसा कुंडली मिलान किया जो उसने तो 27 से ज़्यादा गुण मिला दिए, लेकिन 27 दिन से ज़्यादा भी उनका वैवाहिक जीवन नहीं चल पाया। आज तक वो कोर्ट में पड़ा हुआ है। और उसके दम में तो मेरे भाई ने अपने प्राणों को ही, क्योंकि वो बहुत सीधे थे, उन्होंने इस संताप को बहुत गहरे से अपने छाती में लिया, मन पे लिया। पुलिस केस, कोर्ट कचहरी केस वो सहन नहीं कर पाए। 1 साल तक लड़ते रहे, लाखों रुपए उस पर ख़त्म कर दिए, लेकिन उसी गम में उन्होंने अपने मृत्यु को भी प्राप्त कर लिया। पहली बार कुंडली मिलान किया। तो मैं कहना चाहूँगा कुंडली मिलान का एक विधान अच्छा भी है, क्योंकि कुंडली मिलान के साथ हम बहुत कुछ देख भी लेते हैं, हम कुंडलियों को पढ़ भी लेते हैं। इसी तरह जो गुण मिलान का कार्य है, गुण मिलान का कार्य तो 1 मिनट के अंदर अंदर ज्योतिषी लोग कर देते हैं। कई लोग तो ज्योतिषी के पास भी नहीं चाहते, कंप्यूटर में डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं कि वो खुद ही मिलान कर लेते हैं। लेकिन कुंडली मिलान का अर्थ है कि वैचारिक समानता। हमारे कुंडली के अंदर जो ग्रह दोष है किस स्थिति में है, उसके अनुसार यदि हमारा कुंडली मिलान हो तो हमारा जो ग्रस्त जीवन है स्थिर रहता है, सुखप्रद रहता है। लेकिन आजकल हम उस प्रश्न को छोड़ दिया है। अब मैं बताता हूँ कि हम अपने ग्रस्त जीवन को स्थिर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आजकल परिवार के बच्चों को बसाने से पहले, ग्रस्त जीवन में फंसाने से पहले बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनको कष्ट रहता है कि जो पत्नी आएगी या जो पति आएगा वो मेरी बेटी को कैसे रखेगा, परिवार में मेरी बेटी कैसे रहेगी, या फिर जो दूसरे परिवार की लड़की हमारे यहाँ आने वाली है वो परिवार कैसा है। क्योंकि आजकल आम देखने में आ रहा है कि 100 में से 25 परिवारों में कलह शुरू हो जाती है, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। विवाह के समय जितना खर्चा नहीं होता उससे ज़्यादा के खर्चे दावे कर दिए जाते, पुलिस केस कर दिए जाते, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए बहुत परिवार डरने लगे हैं। और मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जिनके बच्चों की उम्र 40 के आसपास होगी, वो दर्द के कारण वो अभी तक उनके लिए जीवन साथी नहीं चल पाए। तो मैं कहना चाहूँगा यदि वैवाहिक जीवन को, ग्रस्त जीवन को सुखद बनाना है तो विवाह के समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आप कुंडली मिलान करिए, आप गुण मिलान करिए, लेकिन इसके अलावा यदि आप कुंडली मिलान कर रहे हो तो उसमें देखो कि उसमें ग्रह कौन से अशुभ योग में हैं, कौन से भाव सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हैं। क्योंकि वैवाहिक कार्य के लिए सामान्यतः 3 ग्रहों की बहुत प्रमुखता रहती है, चंद्रमा, दूसरे शुक्र, तीसरे बृहस्पति। इनके अनुसार ही मुहूर्त निकाले जाते हैं, इन्हीं के अनुसार हमने वैवाहिक कार्य के लिए मुहूर्त चुनते हैं, इन्हीं के आश्रित आसपास हमारे कुंडली मिलान का कार्य होता है। तो पहले तो ये देख लें कि हमारी जन्म कुंडली में या पति पत्नी की, वर वधू की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह अशुभ है। तो उस अशुभ ग्रह के जो समय है उसमें बिल्कुल विवाह ना करें। जैसे कि चंद्रमा का है, चंद्रमा का हमने 24 साल का समय निर्धारित किया है। तो 24 साल में ना एक, जब शुक्र की जो राहु की जो जैसे समय अवधि है, राहु के समय यदि अशुभ स्थिति में बैठे तो बिल्कुल ना करें। शनि की अशुभ स्थिति है और शनि की जो भोग काल है
उस काल में ना करें। तो इसलिए एक एवरेजली लाल किताब ने कहा है कि हमारे वैवाहिक कार्य संपन्न करने का समय, सही समय 25 साल है। वैसे 25 को आजकल शरीर शास्त्री भी कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हमारे शरीर पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। स्त्रियों का शरीर गर्भ धारण करने, प्रसव प्रक्रिया को सहजता संपन्न करने में सक्षम हो जाता है, और पुरुष भी अपने जीवन की जो जोत है अच्छे से खींचने में सक्षम हो जाता है, किसी कारोबार में, किसी नौकरी में सेटल हो जाता है। वैसे भी जो वैदिक पद्धति रही है उसमें हमने अपने जीवन को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का समय भी 24 साल के बाद समाप्त हो जाता है। 25वें साल में ही गृहस्थी जीवन की शुरुआत होती है, और उसी जीवन में उसी क्षणों में वैवाहिक बंधनों में बंधने की जरूरत है। फिर भी यदि आप वैवाहिक बंधन में बंधना चाह रहे हैं तो आप इनमें से कोई उपयुक्त वर्ष चुन सकते हैं। सरकार कहती है कि आजकल 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल लड़के की होनी चाहिए। सरकार इसको बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, वो सरकार का काम है। लेकिन मेरा ये है कि आप कुछ बातों का वैवाहिक समय में उस ख्याल रखें, उनका बिल्कुल चिंतन करके चलें, तब हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में स्थिरता रहेगी। कोई कलह की स्थिति, कोई असंतोष की स्थिति, कोई मतभेद की स्थिति की उत्पन्न नहीं होगी। पहले तो ये है कि वैवाहिक कार्य के समय हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारे ग्रह अशुभ हो जाए। जैसे कि आजकल प्रचलन चलना शुरू हो गया है कि हम बारातियों का स्वागत सत्कार शराब से करते हैं, मांस मछली अंडे की डिशें बनाते हैं। इन सबसे जन्म कुंडली में यदि शनि शुभ स्थिति में है तो अशुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। राहु अचानक सक्रिय हो जाता है, और हमारे जो चंद्र हैं, शुक्र हैं, वो अशुभता में पड़ जाते हैं, खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए आगे चलकर गृहस्थ जीवन खतरे में पड़ने लगता है। हुल्लड़ता, नग्न डांस, अश्लील कार्य, ये भी हमारे इन ग्रहों को प्रभावित करते हैं, तो इन चीज़ों से बचें। हाँ, विवाह से पूर्व हल्दी का लेपन अवश्य कराएं कि हल्दी से बृहस्पति सक्रिय होते हैं, मजबूत होते हैं। बृहस्पति की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ये करें। इसके अलावा यदि जातक पति पत्नी के रूप में किसी की जन्म कुंडली में कुछ ग्रह अशुभ बैठे हैं, जैसे कि यदि सूर्य अशुभ बन के बैठे हैं, तो ऐसे समय में जो वधू का पिता है अपने दामाद को 2 तांबे के सिक्के दे। इन सिक्कों को वो आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करे, और घर ले जाके एक सिक्के को पत्नी को दे दे, दूसरे सिक्के को जल प्रभावित कर दे। इससे यदि उनकी जीवन कुंडली में सूर्य नीच स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, तो शनि का जो सूर्य का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। दूसरा, यदि चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, चंद्रमा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऐसे में वधू का जो पिता है अपने दामाद को चांदी की 2 छोटी ईंटें दे, सामर्थ्य अनुसार। उन दोनों ईंटों को वो आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करे। घर जाकर एक ईंट अपनी पत्नी को दे दे, नववधू को दे दे। नववधू उसको जीवन भर संभाल के रखे, और दूसरी ईंट को वो जल प्रभावित कर दे। इससे चंद्र की जो अशुभता है, चंद्र का जो नीच प्रभाव है, समाप्त हो जाता है। यदि मंगल नीच बन के बैठे हैं तो 2 लाल पत्थर का इसी तरह से प्रयोग करें। शनि की यदि अशुभता है, शनि नीच हैं, तो जो वर का जो पिता है वो अपने दामाद को काला सुरमा प्रदान करे। काले सुरमा की 2 डिब्बी दे। इन डिब्बियों को ले जाके वो अपने घर में अपनी पत्नी को दे, और पत्नी उसमें से एक डिब्बी को संभाल के रखे, जीवन भर संभाल के रखे, और दूसरी डिब्बी को पति के माध्यम से जल प्रभावित करा दे। पहला उपचार तो ये है, पहला उपाय ये है। ये बेहद महत्वपूर्ण उपाय है। इससे दूसरे ग्रहों के भी ऐसे ही प्रभाव हैं। वीडियो लंबा बनाएगा तो इसमें थोड़ा ज़्यादा कहूँगा नहीं, तो ये कार्य करें। इनके साथ में एक चीज़ और भी करें कि जब सोना चांदी उस समय विवाह के समय दिया जाता है, जो वर को सोने की चेन, सोने की अंगूठी आदि दी जाती है, वधू को चांदी आदि की चीज़ें दी जाती हैं, चांदी के पंजेब दिए जाते हैं, मशहूर दिए जाते हैं। इनको भी संभाल के रखे।
इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनको किसी भी स्थिति में अपने से अलग ना करे, किसी भी स्थिति में बेचे ना, अन्यथा